हेलो फ्रेंड्स, आई एम निर्मल गुप्ता। आई होप यू ऑल आर वेल। सो आज लेक्चर स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज के बारे में पढ़ा था क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज में फर्स्ट चैप्टर में। उसमें हमने एक क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज का डायग्राम समझा था। उस डायग्राम में हमने समझा दैट बिजनेस इज क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, दैट इज इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। तो इंडस्ट्री वाला पूरा कंसेप्ट कि इंडस्ट्री क्या है, उसके प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी हो गया, फिर प्राइमरी के सारे क्लासिफिकेशन, सेकेंडरी के क्लासिफिकेशन एंड टर्शरी, उसको इंडस्ट्री वाला कंसेप्ट हमने पूरा पढ़ लिया। करीब करीब एनसीईआरटी के 6 to 7 पेजेस हमने क्लियर कर लिए हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज कॉमर्स। कि भाई कॉमर्स क्या है, कॉमर्स में क्या क्या आ जाता है, किस तरीके से। उस लेक्चर में हमने समझा था कि कौन किसके हेड में और कौन किसके सब हेड में आने वाला है। तो अगर हम इधर वाली साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएं, तो कॉमर्स में क्या था दैट हमारा जो बिजनेस है एक इंडस्ट्री में क्लासिफाइड है, एक कॉमर्स में। इंडस्ट्री वाला कंसेप्ट क्लियर। अब कॉमर्स में क्या है, पहले कॉमर्स का मीनिंग समझेंगे। अब कॉमर्स के हमने दो सब हेड पढ़े थे, दैट इज ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड। फिर उनके आगे सब हेड्स थे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम कॉमर्स का मतलब समझते हैं कि कॉमर्स होता क्या है, ठीक, और उसके हिसाब से ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड के बारे में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कॉमर्स का मतलब समझ लेते हैं कि कॉमर्स का मीनिंग क्या होता है। क्या हो गया दैट कॉमर्स इंक्लूड्स टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड। जो हमारा कॉमर्स होता है, कॉमर्स में दो तरह की एक्टिविटीज आती हैं। कौन कौन सी? ट्रेड और ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड के बारे में हमने डायग्राम में भी समझा था इसके बारे में, है ना। आगे, कॉमर्स प्रोवाइड द लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। क्या लिंक? आप क्या कर रहे हो, इसमें ट्रेड कर रहे हो, बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हो, ठीक। तो कॉमर्स जो होता है वो क्या करता है, एक लिंक है किसके बीच में? प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में। भाई प्रोड्यूसर ने तो गुड्स मैन्युफैक्चर करके रख लिए, प्रोड्यूस करके रख लिए। जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर के पास वो गुड्स कब पहुंचेगा? जब वो उन गुड्स की ट्रेडिंग होगी, बाइंग एंड सेलिंग होगी, ठीक। तो वो ट्रेड और ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड जाता किस में है? हमारा कॉमर्स में, ठीक। ट्रेड होगा। ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड का मतलब कि ट्रेड को होने के लिए जो उसकी और फैसिलिटीज चाहिए, जैसे आपको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, वेयर हाउसिंग चाहिए, बैंकिंग चाहिए, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। ये सब जो फैसिलिटीज होती हैं ये हमारी किस में जाती हैं? ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड में। इसीलिए कहा गया कि कॉमर्स जो है वो क्या है? एक लिंक है बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर। प्रोड्यूसर कितना ही प्रोड्यूस करके रख ले, जब तक वो कंज्यूमर के पास नहीं पहुंचेगा, कंज्यूमर उसको कंज्यूम नहीं करेगा और उसने अपनी जितनी कॉस्ट लगाई है, ना तो प्रोड्यूसर को उतनी कॉस्ट रिकवर होगी, ना ही उसे अपने प्रॉफिट्स उसको गेन होंगे। क्लियर? तो कॉमर्स क्या है? एक लिंक है बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर के बीच में। आगे, it embraces all those activities which are necessary for maintaining the free flow of goods and services। ये क्या करता है? इसकी it embraces, इसके अंदर वो कॉमर्स के अंदर वो सारी एक्टिविटीज होती हैं जो जरूरी हैं, नेसेसरी हैं, ठीक है, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का मेंटेन रखने के लिए, जिससे कि हमारे गुड्स और सर्विसेज का एक फ्री फ्लो चलता रहे, कोई भी प्रॉब्लम ना आए, टाइम से हमारे गुड्स जो हैं वो हमारे कंज्यूमर तक पहुंच जाएं, कोई दिक्कत ना आए, हमारा कॉस्ट भी कम रहे, हमारा सब बढ़िया रहे, मतलब इन द सेंस कि हमारा सारा काम अच्छे से हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम अराइज ना हो। ये किस चीज का ध्यान, कौन इसका ध्यान रखता है? कॉमर्स। क्लियर? ऑल द एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग द रिमूवल ऑफ hindrances in the process of exchange are included in commerce। के जितनी भी एक्टिविटीज हैं, भाई ट्रेड होना है, ठीक है, भाई बाइंग एंड सेलिंग होगी, साथ में क्या चाहिए आपको? प्रोड्यूसर ने गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रखा है, क्या कल को ही बिक जाएंगे? नहीं, थोड़ा टाइम भी लगेगा। इसका मतलब कॉमर्स में वो सारे हिंड्रेंसेस, जो भी रिमूवल हिंड्रेंसेस आने वाले हैं, प्रॉब्लम्स आने वाली है, उन सबको रिमूव करने की भी ताकत रखता है कॉमर्स में। उसके अंदर प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज आर इंक्लूडेड इन कॉमर्स, कि हमारे गुड्स के एक्सचेंज में जितने भी हिंड्रेंसेस, प्रॉब्लम्स आने वाली होंगी, उन सबको रिमूव भी कौन करता है? कॉमर्स। फॉर एग्जाम्पल, हमारे प्रोड्यूसर ने गुड्स तो मैन्युफैक्चर कर लिए कि हमारे गुड्स कल को तो बिकने नहीं सारे एक साथ, क्या चाहिए हमें? स्टोरेज की फैसिलिटी चाहिए। तो ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड में हमें क्या मिलता है? वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी मिलती है, ठीक है। अगर हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट है तो हमें कहां से लाएंगे कैपिटल? हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बैंक से इंश्योरेंस करवाएंगे, ठीक। तो वह हमारे किस में चला गया? ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड में। अगर भाई ये सब भी बाद की बात है, पहले गुड्स मैन्युफैक्चर हो गए हैं,
उन्हें कस्टमर तक पहुंचना है। वो कब पहुंचेंगे? जब हमारे पास क्या होगी? ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी होगी, जो भी हमारी किस्म जाती है ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड में। ठीक। एडवर्टाइजिंग, आपने कितने ही अच्छे से अच्छा गुड कम से कम कॉस्ट पर बनाया हो, कंज्यूमर को भी अच्छी मतलब नॉर्मल कॉस्ट पे अवेलेबल हो रहा हो, हर कस्टमर उसको परचेज कर सकता हो, लेकिन जब तक उस प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट नहीं होगा, किसी को भी कैसे पता चलेगा? ठीक। और एडवर्टाइजमेंट की फैसिलिटी भी कौन रखता है? ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड रखता है। इट मींस कॉमर्स के अंदर सारी गुड्स से सर्विसेज को ट्रांसफर, एक्सचेंज होने की, डीलिंग होने की, ट्रेड होने की में जितनी भी प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती हैं, हिंड्रेंसेस हो सकते हैं, उन सबको रिमूव भी कॉमर्स कर सकता है। क्लियर? आई होप आपको कॉमर्स का मीनिंग क्लियर हुआ होगा। ठीक। अब डायग्राम पे पहुंच जाए एक बार जरा फ्लैशबैक में। तो कॉमर्स को हमने पढ़ा था, कॉमर्स का मीनिंग हो गया। कॉमर्स को हमने समझा था कि दैट कॉमर्स के दो सब हेड हैं, दैट इज ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड। तो अब ट्रेड के बारे में पढ़ते हैं। ठीक। फिर ट्रेड है, ट्रेड के और सब हेड्स हैं कौन कौन से? इंटरनली और एक्सटर्नली। इंटरनली में कौन कौन सा हो गया? या तो होलसेल, आपका होलसेल फॉर्म में या फिर रिटेल फॉर्म में। अगर एक्सटर्नली चले जाएं तो या तो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट या एंट्री पोर्ट। आ जाते हैं ट्रेड के ऊपर। ट्रेड का मतलब समझते हैं दैट ट्रेड रेफर्स टू द सेल। या तो ट्रेड में आप क्या कर रहे हो? ट्रेड का मतलब या तो कुछ बेचना, ट्रांसफर करना एक जगह से दूसरी जगह, या एक्सचेंज ऑफ गुड्स। ये सब हमारा किस में चला जाता है? ट्रेड्स आर कॉल्ड ट्रेड्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। इट हेल्प्स इन मेकिंग द गुड्स अवेलेबल टू द अल्टीमेट यूजर और कंज्यूमर। भाई जब तक ट्रेड नहीं होगा, बाइंग एंड सेलिंग नहीं होगी, आपने प्रोड्यूस करके रख दिया प्रोड्यूसर ने, पर जब तक वो नहीं बिकेगा, मार्केट में नहीं जाएगा, वो कंज्यूमर तक कैसे पहुंचेगा? तो ट्रेड जो है वो बहुत जरूरी है, नेसेसरी है कंज्यूमर तक, अल्टीमेट कंज्यूमर तक, अल्टीमेट यूजर तक गुड्स के पहुंचने के लिए। क्लियर? In the absence of trade, it would not be possible to undertake the production on an large scale. अगर आप ट्रेड नहीं कर रहे हो, आप कितनी ही बड़ी इंडस्ट्री खोल के बैठ जाओ, कितनी ही लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कर लो, अगर ट्रेड नहीं हो रहा तो आप कभी भी मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। आप ज्यादा समय तक मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाओगे, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स बहुत हैं। ठीक। तो ट्रेड जो है वो बहुत जरूरी है। अगर ट्रेड नहीं है तो आप किसी भी लेवल पर प्रोडक्शन क्यों ना कर रहे हो, आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाओगे एंड यू हैव टू क्विट द मार्केट। क्लियर? तो ट्रेड हमारा बहुत जरूरी होता है। अब हमने समझा था कि ट्रेड जो होता है दो तरह से, इंटरनली और एक्सटर्नली। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अब तक हमने हमारा जो कंप्लीट डायग्राम था उसमें एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, इंडस्ट्री वाला। अब हम सेकंड टॉपिक को पढ़ रहे हैं, जिसमें कि अब तक हमने कॉमर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। कॉमर्स का जो आगे सब हेड है दैट इज ट्रेड। ट्रेड के बारे में भी हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था। ठीक। स्टार्ट करते हैं आगे। तो अब हमारा क्या रहा? ट्रेड का आगे का सब डिवीजन पढ़ना है हमें, कि हमारा ट्रेड किस किस तरह से होता है। हम थोड़ा फ्लैशबैक में चले जाते हैं और चेक करते हैं कि हमारा किस तरह से था। हमने पढ़ा था कि ट्रेड को आगे सब डिवाइड करा गया दो कैटेगरीज में, दैट इज इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड में। ठीक। तो अभी हम इंटरनल ट्रेड को पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि इंटरनल ट्रेड का भी आगे सब डिवीजन है। पहले क्या है, आपको इंटरनल ट्रेड का मीनिंग पढ़ना है, फिर इंटरनल ट्रेड को दो तरीके से डिवाइड करा गया आगे, जैसे कि होलसेल ट्रेड और रिटेल में। ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम इंटरनल ट्रेड का मीनिंग पढ़ते हैं कि इंटरनल ट्रेड का मीनिंग होता क्या है। इंटरनल और होम ट्रेड, यहाँ पे बात गौर करने वाली है कि आपको जरूरी नहीं है कि आपको इंटरनल ट्रेड ही वर्ड दिया जाएगा, आपको होम ट्रेड भी कहा जा सकता है, कि डिस्क्राइब होम ट्रेड। ठीक है, एंड इट्स सब पार्ट्स। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इंटरनल ट्रेड को ही होम ट्रेड कहा जाता है, क्योंकि आप यहाँ पर जो ट्रेडिंग कर रहे हो वो अपने ही होम, यानी कि अपनी ही होम कंट्री में कर रहे हो। ठीक है ना, इसलिए इसको इंटरनल ट्रेड और होम ट्रेड कहा जाता है। तो इंटरनल और होम ट्रेड इज कंसर्न्ड विद द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। इंटरनल ट्रेड का मतलब कि आप क्या कर रहे हो, बाइंग और सेलिंग कर रहे हो अपने गुड्स एंड सर्विसेज की अपनी ही एक दायरे में, यानी कि अपनी ही एक ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज में रहकर, अपनी आप जिस कंट्री के नेटिव हो, जिस कंट्री में आप रहते हो, उसी कंट्री की जो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज हैं उसी के अंदर रहकर अगर आप बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हो, इट मींस ट्रेड कर रहे हो, तो हम उसको क्या कहेंगे, इंटरनल ट्रेड कहेंगे। क्लियर? छोटी क्लासेस से सबका मीनिंग पढ़ते हैं, बस जो बात है कि हमको इनको लिखना किस तरीके से, इनका मीनिंग सही होना चाहिए, दैट्स ऑल। क्लियर? आगे करते हैं। इंटरनल ट्रेड, इंटरनल ट्रेड के दो सब हेड हैं हमारे पास, होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। होलसेल बहुत पता है हमें कि यहाँ पे होलसेल की मंडी है, होलसेल का बाजार है, यानी कि ऐसी जगह जहां पर माल हमें होलसेल रेट पर भी मिलता है। ठीक है, जहां पर
जो गुड्स बिकते हैं और खरीदे जाते हैं वो बल्क में होते हैं, यानी कि होलसेल ट्रेड का मतलब व्हेन गुड्स आर परचेज्ड एंड सोल्ड, दोनों बात आनी चाहिए यहाँ पर कि परचेज भी हो रहे हैं और सोल्ड भी हो रहे हैं, ठीक है ना। व्हेन गुड्स आर परचेज्ड एंड सोल्ड इन बल्क, किस क्वांटिटी में, बल्क क्वांटिटी में, इज नोन एज होलसेल ट्रेड। तो वो हमारा कौन सा ट्रेड होता है, होलसेल ट्रेड, यानी कि जब हम गुड्स को परचेज करते हैं और बेचते हैं बल्क में तो उस ट्रेड को हम बोलते हैं, दैट ट्रेड इज रेफर्ड एज होलसेल ट्रेड। क्लियर है, आगे मूव ऑन। रिटेल ट्रेड, यानी कि इंटरनल ट्रेड का सेकंड सबहेड कौन सा आ गया, रिटेल ट्रेड। इसमें क्या होता है, व्हेन गुड्स आर परचेज्ड एंड सोल्ड इन कंपैरेटिवली स्मॉल क्वांटिटी, जब हम क्या करते हैं गुड्स को परचेज और सोल्ड बेचते हैं, दोनों चीज करते हैं स्मॉल क्वांटिटी में, ठीक, दैट इज कॉल्ड द रिटेल ट्रेड। क्लियर, तो यानी कि हमारे इंटरनल ट्रेड का मतलब कि जब आप किसी ज्योग्राफिकल बाउंड्री के ही अंदर रहकर अपना ट्रेड कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड द इंटरनल ट्रेड। ठीक, होलसेल जब आप परचेज कर रहे हो या सोल कर रहे हो बल्क क्वांटिटी में तो हमारा हो जाएगा होलसेल ट्रेड। रिटेल, अगर आप गुड्स को परचेज और सोल कर रहे हो स्मॉलर क्वांटिटी में, दैट इज नोन एज द रिटेल ट्रेड। तो यही था हमारा इंटरनल ट्रेड के बारे में। ये हमसे शॉर्ट नोट्स में भी पूछा जा सकता है 3 मार्क्स में, तो हमारा इतना सफिशियंट रहेगा। आगे मूव ऑन करते हैं। तो ट्रेड हमने पढ़ लिया, ट्रेड क्या होता है, इंटरनल ट्रेड भी हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड कौन सा हो गया, वर्ड से क्लियर है, पढ़ भी चुके हैं, इंटरनल का अपोजिट ही होगा। क्या कहा, एक्सटर्नल ट्रेड, एक्सटर्नल और फॉरेन ट्रेड, इसका अनदर नेम क्या है, फॉरेन ट्रेड। तो एक्सटर्नल और फॉरेन ट्रेड कंसिस्ट ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सटर्नल ट्रेड या फॉरेन ट्रेड वो ट्रेड होता है जिसमें हम क्या करते हैं, अपना एक्सचेंज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को बिटवीन द पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन, किसी पर्सन में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में, पर कैसे, ऑपरेटिंग इन 2 और मोर कंट्रीज, जो क्या कर रही हैं, 2 या 2 से ज्यादा कंट्रीज में रह रही हैं, यानी कि हमारी नेशन कंट्री जो है, हम जिस कंट्री के नेटिव हैं उस कंट्री में वे लोग नहीं हैं, किसी और कंट्री में हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल ट्रेड। यानी कि फॉरेन ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड कंसिस्ट ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। आप एक्सचेंज तो करोगे पर्सन के बीच में भी और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में भी, बट ऑपरेटिंग इन 2 और मोर कंट्रीज, जो क्या कर रही होंगी, ऑपरेट कर रही होंगी, अपना बिजनेस रन कर रही होंगी, काम कर रही होंगी, प्रॉफिट अर्न कर रही होंगी, कहां पे, इन 2 और मोर कंट्रीज, 2 या 2 से ज्यादा कंट्री में, अलग कंट्री में। कहने का मतलब यहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा इसलिए कहा गया कि इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ दूसरी वाली हो उसी के साथ कर रहे हो आप औरों के साथ भी कर सकते हो, या उसी कंपनी की अगर ब्रांच किसी और कंट्री में भी है तो आप वहां पर भी कर सकते हो। क्लियर, तो ये रहा हमारा एक्सटर्नल ट्रेड का। अब इसके बारे में आगे देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब तक हमने इंटरनल ट्रेड पढ़ लिया, एक्सटर्नल का मीनिंग पढ़ लिया, आगे पढ़ते हैं। अब एक्सटर्नल को किस किस तरह से क्लासिफाई करा गया, एक्सटर्नल के आगे उसके हमारे 3 सबहेड होते हैं, दैट इज इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड एंट्रीपोर्ट। एंट्रीपोर्ट मैंने आपको डायग्राम, जब हमने क्लासिफिकेशन करी थी उसका डायग्राम बनाया था, तभी कहा था कि इसका मीनिंग मैं आपको जब हम इसको पढ़ेंगे तब पढ़ाऊंगा। स्टार्ट करते हैं। एक्सटर्नल ट्रेड हमने पढ़ चुके हैं क्या होता है। अब एक्सटर्नल में हमारा फर्स्ट कौन सा आया, इंपोर्ट। बहुत बेसिक वर्ड है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सभी को मीनिंग पता है। क्या, इफ गुड्स आर परचेज फ्रॉम अनदर कंट्री, के अगर आप गुड्स को परचेज कर रहे हो किसी और कंट्री से तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंपोर्ट। एक्सपोर्ट, इफ गुड्स आर सोल्ड टू द अनदर कंट्री इज कॉल्ड एक्सपोर्ट, कि अगर आप गुड्स को बेच रहे हो किसी और कंट्री में बाहर, है ना, जैसे हम इंडिया में है, हम एशिया को बेच रहे हैं, हम अमेरिका को बेच रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट। क्लियर। अब एक यहाँ पे एक नई टर्म का इस्तेमाल हुआ है, एंट्रीपोर्ट ट्रेड। एंट्रीपोर्ट ट्रेड का मतलब क्या होता है, एग्जांपल के साथ समझेंगे, पहले मीनिंग पढ़ते हैं। व्हेन गुड्स आर इंपोर्टेड, जब गुड्स इंपोर्ट कराए जाते हैं फॉर एक्सपोर्ट टू द अदर कंट्री, उनको किसी और कंट्री में एक्सपोर्ट करने के लिए, यानी कि जिसमें हम इंपोर्ट भी कर रहे हैं और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मैं इंडिया में हूं, ठीक, मेरा मान लीजिए टेक्सटाइल्स का काम है, कोई टेक्सटाइल मुझे बाहर से मंगवानी पड़ी, उसको मैंने बाहर से मंगवाया, वो चीज मेरे पास नहीं मिलती थी, वो बाहर ही मिल सकती थी, ठीक, लेकिन एक कस्टमर हमारा ब्राजील में था, वो मेरा पुराना कस्टमर है, वो मेरे से ही चाह रहा है कि आप मेरे को लाके दे दो, मेरे से थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो मैंने यूएसए से, ठीक है, उस प्रोडक्ट को मंगवाया, इंपोर्ट करवाया और हाथ किया, तो उस प्रोडक्ट को मैंने ब्राजील भिजवा दिया। भाई प्रॉफिट तो अर्न करूंगा, भले वहां पे जितना भी रहा, जो अब मैंने उसको वो यूएसए से मंगवाया है, ठीक, तो उसके ऊपर मैं अपना प्रॉफिट भी तो लगाऊंगा, प्रॉफिट भी लगा लिया, उसके बाद फिर मैंने उसको ब्राजील अपने कस्टमर को बेच दिया, यानी कि जिसमें मैंने इंपोर्ट भी करा, एक्सपोर्ट भी कर दिया, ठीक, उसको हम बोलते हैं, उस ट्रेड को हम बोलते हैं एंट्रीपोर्ट। क्यों, क्योंकि उसमें मेरी कॉस्ट तो लगी ही नहीं,
जो मैंने जिस कॉस्ट पे वो आया उस कॉस्ट में अपना प्रॉफिट और ऐड करके उसी को बेच दिया, यानी कॉस्ट तो मेरी कवर हो गई प्लस ऊपर का प्रॉफिट भी मैंने अर्न कर लिया। तो इस तरह का ट्रेड भी हम किस में कैटेगरी में रखते हैं, एक्सटर्नल ट्रेड में, और इसको हम क्या बोलते हैं, एंट्रीपोर्ट ट्रेड। यानी कि व्हेन गुड्स आर इंपोर्टेड, इंपोर्ट भी करते हैं, उनको मंगवाया है किस लिए गया है, इंपोर्ट ही किस लिए करा है, जिससे हम उनको एक्सपोर्ट कर सकें, ठीक है, आर इंपोर्टेड फॉर एक्सपोर्ट टू द अदर कंट्रीज, किसी और कंट्री में उनको एक्सपोर्ट करने के लिए, उनको हम बोलते हैं एंट्रीपोर्ट ट्रेड। आई होप ट्रेड वाला कंसेप्ट पूरा क्लियर होगा आपको, ठीक। अब जो क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी थी उसमें हमारा ट्रेड वाला कंसेप्ट भी कंप्लीट हो चुका है। अब इसके ट्रेड वाले में हमारे साथ में और क्या था, ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड। ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड हमने जब इसकी स्टार्टिंग करी थी तभी मैंने आपको ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड का थोड़ा सा मीनिंग बताया था, इसके बारे में बताया था कि ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड वो होती हैं जो ट्रेड को होने में हेल्प करती हैं, ठीक है। इट मींस जो ट्रेड की भी फैसिलिटीज होती हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां से स्टार्ट है, क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आने वाला है। क्या, ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड, एक्टिविटीज विच आर नेसेसरी फॉर ट्रेड, यानी कि ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड का मतलब होता है, ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड का मतलब ये वो एक्टिविटीज होती हैं, ये वो काम होते हैं जो ट्रेड के होने के लिए बहुत जरूरी हैं। फॉर एग्जाम्पल आगे देखेंगे, यानी कि एक्टिविटीज विच आर नेसेसरी फॉर ट्रेड, कि भाई आप ट्रेड कर रहे हो, आप बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हो, ठीक है, आप खरीद के तो आज ले आए, क्या आपका हाथी हाथ माल बिक जाएगा, नहीं, आपको वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी चाहिए, आप वहां से लेके आए हो, अब सारी बात छोड़ दो, आपको ट्रांसपोर्ट चाहिए, ठीक। तो ट्रेड को होने के लिए जो फैसिलिटीज चाहिए वो सारे किस में आते हैं, हमारे ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड में, ठीक। यानी एक्टिविटीज विच आर नेसेसरी, अब ट्रांसपोर्ट नेसेसरी है, कम्युनिकेशन नेसेसरी है, वेयर हाउसिंग नेसेसरी है, ठीक है, फॉर ट्रेड आर नोन एज ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड। ये सब हमारे, यानी कि जो एक्टिविटीज जरूरी हैं ट्रेड को होने के लिए, उन एक्टिविटीज को हम बोलते हैं ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड। क्लियर, दे आर जनरली रेफर्ड टू एज अ सर्विस, इसको हम एक तरह से सर्विस की कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि एक तरह से सर्विस ही तो है भाई, ये आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको वेयर हाउसिंग हो गया, एडवर्टाइजिंग हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, ये सर्विस आपको प्रोवाइड दी जा रही है, तभी तो आप ट्रेड कर पा रहे हो, आप एक्सटर्नल, आप किसी और कंट्रीज में भी ट्रेड कर पा रहे हो, ठीक है। तो दे आर जनरली रेफर्ड टू एज अ ट्रेड, सॉरी सर्विस, बिकॉज दे आर इन नेचर ऑफ फैसिलिटेटिंग द एक्टिविटीज रिलेटेड टू इंडस्ट्री एंड ट्रेड, यानी कि ट्रेड और इंडस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं ये उन सभी को फैसिलिटेट, यानी कि फैसिलिटी प्रोवाइड कराती हैं, जिससे कि हमारे इंडस्ट्री का काम भी बड़े आराम से हो सके, सब अच्छे से हो सके, और हमारा ट्रेड भी बहुत आराम से हो सके। तो उन एक्टिविटीज को हम बोलते हैं ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड, जो बहुत नेसेसरी है ट्रेड के होने के लिए। अब थोड़ा समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट आपको चाहे इंटरनल करना हो चाहे एक्सटर्नल करना हो, इसीलिए यहाँ पर वर्ड ट्रेड का इस्तेमाल करा गया, यहाँ पे कोई स्पेसिफिकली एक्सटर्नल या इंटरनल नहीं कहा, यहाँ पे ट्रेड कहा, क्योंकि अगर आपको अपनी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज में भी करना है, इंटरनल ट्रेड भी करना है, या आपको इंपोर्ट भी करना है, सॉरी हाँ इंपोर्ट भी करना है, या फिर आपको रिटेल ट्रेड भी करना है, होलसेल ट्रेड भी करना है, तो उन सब के लिए आपको ट्रांसपोर्ट की जरूरत चाहिए ही चाहिए, ठीक। बैंकिंग, भाई प्रोप्राइटर अपना पैसा लगा रहा है, साथ में वो बैंक से भी तो लोन ले रहा है, ठीक, तो आपको बैंकिंग फैसिलिटीज भी चाहिए, आपने प्रॉफिट अर्न करा तो आप उस प्रॉफिट को, अपने पैसे को आप बैंक में डिपॉजिट भी तो करवाओगे, अपने सेविंग अकाउंट करवाओगे, करंट अकाउंट में डलवाओगे, उसको तो आपको बैंक की फैसिलिटी तो चाहिए, आपको अपने पैसे की सिक्योरिटी तो चाहिए, तो बैंकिंग। इंश्योरेंस, आप अपने गुड्स का भी इंश्योरेंस करवाओगे कि भाई कल को अगर डैमेज हो जाता है, लॉस बाय फायर हो गया या थेफ्ट हो गया, XYZ कुछ भी हो गया, तो आपको क्या चाहिए, वहां पे इंश्योरेंस की फैसिलिटी भी चाहिए। तो ट्रेड तो तभी होगा जब आपने इंश्योरेंस करवा रखा होगा, आप निश्चिंत हो कि ठीक है, अगर कल को कोई भी इनकेस रास्ते में एक्टिविटी हो जाती है, कोई भी मेरे गुड्स को खतरा है, तो मैंने तो इंश्योरेंस करवा रखा है उनका, है ना। आपको एडवर्टाइजिंग, आप सारी बात छोड़ दो, आपने कितने कम से कम कॉस्ट पे गुड्स मैन्युफैक्चर कराओ, जब तक उसकी एडवर्टाइजिंग नहीं होगी वो नहीं बिक सकता, लोगों को उस पर ट्रस्ट ही नहीं होगा, वो मार्केट में आ भी गया होगा, कस्टमर को पता भी नहीं चल पाएगा, ठीक। वेयर हाउसिंग सबसे बड़ी, सबसे पहली है वेयर हाउसिंग, आपने माल तो खरीद लिया, ट्रांसपोर्ट से माल तो आ गया, इंश्योरेंस भी करवा लिया, आपने उसकी एडवर्टाइजिंग भी करवा ली, रखोगे कहाँ, तो स्टोरेज की फैसिलिटी चाहिए, यानी कि आपको वेयर हाउसिंग चाहिए, यानी कि ये सब वो एक्टिविटीज होती हैं जो ट्रेड के होने के लिए बहुत जरूरी होती हैं। तो इन एक्टिविटीज, इन कामों को हम बोलते हैं ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड। आई होप ये पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एग्जाम में इसके बारे में जरूर आने वाला है, ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड के बारे में।